हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोग अच्छे से करिए। सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। होपफुली सारी चीज़ें बेस्ट हैं, ठीक है। बहुत परेशान ना होइए, इजी है। थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो सारे सेमेस्टर से सबसे इजी है। बस ये है कि थोड़ा लेंदी और बोरिंग सा है, बट उसके लिए कोई टेंशन ना करो। आप वहाँ पर कर लोगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो फटाफट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास 4-5 सालों के अगर प्रीवियस ईयर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से कर ले जाओगे, पास सारे बच्चे हो जाएंगे। और अच्छे से अगर प्रॉपर तरीके से लिख लिया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर आपको कोई डाउट ही नहीं है कि आपका बैक वगैरह कुछ भी लगेगा, ठीक है। तो बी पॉजिटिव रहिए, अच्छे से हो जाएगी सारी चीज़ें, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें हो जाएगी। एकदम काम डाउन रहिए, जो पढ़िए ढंग से एकदम प्रॉपर तरीके से देखते हुए पढ़िए, नया कुछ मत इन्वॉल्व करिए। जितनी भी चीज़ें पुरानी आपने अभी तक के 4-5 महीनों में पढ़ी है उसको आपको रिवीजन करना है। आज मैं यहाँ पर साइंस का आपका 2020 का पेपर लेकर आई हूँ। मैंने आपको 22 का करवाया था, मुझे 20 का भी पेपर अवेलेबल हो पाया, तो मैं आपको 20 का भी पेपर आपके सिलेबस से करवाऊंगी। तो आप जो शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप में से अगर कोई पहली बार यहाँ पर आया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। पूरा वीडियो इन तक देखिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कोई दिक्कत होती है आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें पूरी देखनी है तो आप टेलीग्राम पर जाइए, नोट्स वहाँ से लीजिए। आपको नोट्स परचेज करनी होगी और सारे 8 सब्जेक्ट की आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी। आप उसको भी ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको उसको लिखने की, कोई ज़रूरत नहीं आपको उसको प्रिंट कराने की, क्योंकि इतना वक्त नहीं है। आप बस लेके शुरू से लेके सारी चीज़ उसमें दी गई, अगर आप वो भी पूरा कवर कर लेते हैं, कुछ आप सीरीज़ की क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको आराम से पेपर हो जाएगा। परेशान होने की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरी तरफ से सारे सोल्यूशन आपको अवेलेबल है, जो आपको उचित लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। नोट्स खुद बनाए तो उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि काम करना है, ठीक है। और आप सीरीज से कैपेबल हो तो उससे भी कर सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं, ये है 22 का पेपर मैंने करवाया था, 20 का करना है। तो पहले पेपर देखें फिर क्वेश्चंस करेंगे। सेम उसी तरीके से है। थर्ड सेमेस्टर 2020 का पेपर है, साइंस का पेपर है, 25 नंबर का पेपर, 1 घंटे का टाइम। आपको सारी चीज़ें मालूम है, बस इतना ध्यान रखना कि 12 नंबर आपका पासिंग है, ठीक है। 12 आपका पासिंग, इस बात को हमेशा दिमाग में लेकर चलना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। एक प्रश्न को करेंगे, देखिए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जो कि 1 नंबर का है। दाब का मात्रक बताइए। दाब का मात्रक बताइए। जूल, किलोग्राम, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। दाब का मात्रक बताइए कि दाब का मात्रक क्या। आपको मालूम हो चाहिए कि जितने भी मेजरमेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि एसआई यूनिट्स वगैरह है, एसआई यूनिट और मेजरमेंट की इकाइयाँ जितनी भी हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इनसे प्रश्न हर बार बने हैं और इस बार भी आएंगे। इस बात को क्लियर रखिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए बताइए क्या होगा। दाब का मात्रक क्या होता है? आपने पढ़ा है, बहुत बेसिक है, सामान्य विषय है। दाब का मात्रक क्या है? तो हम सभी को मालूम है कि दाब का मात्रक जूल नहीं होगा, दाब का मात्रक किलोग्राम नहीं होगा, दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर नहीं होगा, दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहले में डी जिन्होंने बताया करेक्ट है। दूसरा, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा, किसका सोर्स ज़्यादा होता है? मीथेन का, ईथेन का, ब्यूटेन का, एथिलीन का। ऑप्शन दिया है, आंसर बताइए क्या सही होगा। कोई एक ही सही है। कुकिंग गैस में एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? आंसर करिए। एक तो गैस प्रोपेन होती है, मैं आपको एक गैस बता दे रही हूँ, उसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन गैस के साथ एक गैस और होती है, वो है ब्यूटेन, ठीक है। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो वो है ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं, दूसरे का दूसरा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? आर्यभट्ट साहब है, ठीक है। विक्रम साराभाई हैं, हार्वर्ड माइकल हैं। उपरोक्त सभी। पेपर की प्रिंटिंग थोड़ी कम है, लेकिन कोशिश है कि आपको चीज़ें करवाई जाएं। बताइए क्या होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपने क्या पढ़ा है अभी तक, क्या प्रिपरेशन की है, कितनी जानकारी आपने इकट्ठा की है, जितना आपने काफ़ी समय से पढ़ा है, जो भी चीज़ें। आंसर बताने का प्रयास करिए कि क्या होगा। तो एक ही ऑप्शन आपके परफेक्ट है, राइट है, वो है आपका विक्रम साराभाई। तो तीसरे में तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। आपको 3 नंबर मिल गए। चौथा देखिए, प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक औषधि कौन सी? पेंसिलिन है, ऑक्सिन है, इंसुलिन है और एड्रिनल है, एल्ड्रिन है। बताइए क्या होगा। प्रतिजैविक औषधि है, आंसर कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है गलत तो नहीं करेंगे, तो क्या ही सही होगा बता सकते हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर आपको को ध्यान रखना है, नहीं मालूम है तो बहुत ही क्लियर तरीके से मैं बताना चाहती हूँ, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, पेंसिलिन। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। संचारी रोग होता है। हैजा, मधुमेह, कैंसर, जोड़ों में दर्द। संचारी रोग, असंचारी रोग, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज।
तो बताइए क्या होगा, संचारी रोग किसे कहते हैं, इसमें से कौन सा आपका सही है। 5 में से 5 हमें लेना है। आंसर बताइए क्या सही होगा। ठीक है, फटाफट आंसर करिए कि क्या सही। संचारी रोग है। संचारी रोग क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हैजा है, जो बहुत तेजी से फैलता है उसको हम संचारी, मतलब बहुत कम समय में फैलने वाला जो रोग संचारी रोग होता है। तो हैजा एक ऐसा रोग यहाँ पर दिया है। तो यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव के सारे ऑप्शन होते हैं खत्म, हम 5 में से 5 आसानी से यहाँ तक प्राप्त कर लिए। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं आधी लघुत्तरी। आधी लघुत्तरी यानी कि 1 नंबर का सेटिंग। मैं बहुत वक्त आपका नहीं लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आपको पेपर में सॉल्व करके पूरा बताऊँ, क्योंकि आपकी बहुत सारी क्लासेस करवानी है मुझे, तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, आप सभी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए कि आप जितना पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, कुछ चीज़ें मेरे से ले लीजिए तो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। फुलरीन किसे कहते हैं, केमिस्ट्री के सेक्शन का प्रश्न है फुलरीन। ठीक है, जिसको कहते हैं बकमिनिस्टर फुलरीन। ठीक है, बुक पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, बुकमिनिस्टर फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन। ठीक है, ध्यान रखना। परावर्तन के नियम फिजिक्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, उसके बाद आप देख सकते हैं जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम, बायो का क्वेश्चन। 21 सिरा में शुद्ध रुधिर यानी कि प्योर ब्लड पाया जाता है किस वेन्स में, वो आपको बताना है। ठीक है, बायो क्वेश्चन है। पौधे में पाए जाने वाले जड़ों का नाम, बायो का क्वेश्चन है। प्रकृति के कठोरतम पदार्थ कौन से हैं, तो ये आपका केमिस्ट्री का। आप देख रहे हैं कि आपको सारे सेक्शन से मिक्स प्रश्न आपको पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम एक एक प्रश्न को करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो लघुत्तरी पे करने के लिए आएंगे। चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था कि फुलरीन क्या है, फुलरीन क्या होता है, फुलरीन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर इसका आप एक सिंपल सा राइट आंसर 1 नंबर लेने के लिए लिख सकते हैं कि कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपरूप है, यानी कि क्रिस्टल्स के रूप से आपको मैंने बताया था, क्रिस्टल्स और नॉन क्रिस्टल्स वो चीज़ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपरूप है। कार्बन के इस जटिल रूप को, कार्बन का ये एक ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर है कि ऐसा हार्ड फॉर्म है कह सकते हैं, जो कार्बन परमाणु एक दूसरे से पंचभुजाकार के रूप में जुड़कर एक पिंजड़ा की रचना करते हैं। एक पिंजड़े नुमा लोग रचना बनाते हैं, एक दूसरे से सारे कार्बन के जितने भी कार्बन्स होते हैं वो जटिल रूप में हार्ड तरीके से एक दूसरे को टाइटली बांधते हैं, जो कि एक पंचभुज के आकार या षटभुज के आकार का बन जाता है, और एक दूसरे से केज के रूप में, पिंजड़े को केज कहते हैं, केज के जैसे खुद को बना लेते हैं, कोई पिंजड़ा हो। फुलरीन 60 कार्बन परमाणु वाला कार्बन का नया अपरूप है। 60 कार्बन के इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिसे ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके, ग्रेफाइट को जब एकदम हाई टेम्परेचर पर लेकर गर्म करते हैं तब ये बनता है, और इसके अणु जो होते हैं वो गोलीय होते हैं। इसके अणु जो होते हैं वो गोलीय होते हैं। तो आपको इससे बेसिक बातें इसके बारे में लिखनी होगी 1 नंबर लेने के लिए। आगे चलिए, 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि परावर्तन का नियम क्या है, यही पूछा गया था परावर्तन क्या है। ये फिजिक्स के सेक्शन का क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरती, जब प्रकाश लाइट का जो रेज होता है वो किसी से एकदम इंक्लाइन, मतलब एकदम चिकना, ठीक है, सरफेस पे गिर रहा है, या कोई पॉलिशदार तल है उस सरफेस पे गिर रही है, तो तल से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट आता है जिस सरफेस पे वो लड़ती है, जिस सरफेस पे वो लड़ रही है उसी से वो बैक हो रही है, माध्यम लौट आता है, और जिस लौटने की ही क्रिया को प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, और इस प्रकार जिस तल से परावर्तित होती है उसको परावर्तक तल कहते हैं। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आंसर्स लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया था कि बैक्टीरिया से होने वाले 2 आपको मतलब बीमारियों का नाम लिखना। तो पहली बीमारी डिप्थीरिया है, दूसरी कॉलरा या हैजा कह सकते हैं, और पेचिस कह सकते हैं। इस तरह से आप और भी बहुत सारी हैं जिनको लिख सकते हैं। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके छोटे छोटे सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे भी आप जानते हैं आज है तारीख 7 जून, मैं आप अगर सपोर्ट मेरे साथ दोगे तो मैं आपको बहुत कुछ करवा दूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम में हम बहुत थ्योरी के सेक्शन में घुसने में कोई बहादुरी नहीं है। सोचो कि आप चलो अभी हम मैराथन क्लास तो एक बार देख लेते हैं, वो मैं भी करवा दूंगी सेकंड की तरह, लेकिन ये है कि अब हमको क्वेश्चंस के फॉर्म में देखना है कि क्या क्वेश्चंस देंगे। वैसे भी आप जानते हैं छोटे से कोर्स से हमें बस जो कीमती चीज़ें हैं उन्हीं को लेकर पढ़ना, सारी चीज़ें तो नहीं आती। तो आप थ्योरी के चक्कर में तो बिल्कुल मत सोचो कि लाओ थ्योरी पूरी कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा कि ठीक है, इतना वक्त आप नहीं दे पाओगे। चलो आ जाओ, 9th देख लो। यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा गया था कि प्योर ब्लड किस वेन्स में बहता है। तो आप 9th का राइट आंसर बता सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप कि फुसफुस सिरा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पल्मरी वेन, ठीक है, पल्मरी वेन्स कहते हैं, में शुद्ध रक्त प्योर ब्लड जो होता है वो बहता है, क्योंकि फेफड़े से वह शुद्ध रक्त हृदय में लाती है, ठीक है। लंग से वो जो प्योर ब्लड होता है उसको हार्ट में ले आती है, कौन, पल्मरी वेन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फुसफुस सिरा जिसको हिंदी में
विज्ञान की भाषा में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 10th देखते हैं। आपसे एक प्रश्न और पूछा गया था जो कि बायो के सेक्शन से था कि पौधे में जड़ों के प्रकार। तो ये 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, एक मूसला जड़ होती है, एक रेशेदार जड़ी होती है, जो कि डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस का टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, एकदम मिक्स चीज़ें आती हैं, जो सिलेबस में मेंशन है वो हमसे कम पूछा जा रहा है। आगे बढ़िए, एक आपसे पूछा गया था कि सबसे हार्डेस्ट, प्रकृति का सबसे हार्ड पदार्थ जो उसका नाम बताना है। तो हीरा या डायमंड पूरे पृथ्वी का सबसे कठोर हार्डेस्ट पदार्थ अगर कुछ है तो हीरा, डायमंड। ठीक है, तो यहाँ तक के 11 प्रश्न हो गए। इसका मतलब आपके जो अति लघुत्तरी वाले सेक्शन थे उससे संबंधित प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। अब बारी है हमें 2 नंबर के प्रश्न को करने की, तो उसको करने से पहले हम चलेंगे प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न को देखने के बाद फिर हम नीचे आएंगे और फिर अपने प्रश्न को करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 नंबर का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा, बेसिक सा, आराम से बता लेंगे, कोई हमें बहुत परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आराम से हो जाएगा। तो कह रहा है आपसे कि पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद है मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, वर्णन नहीं करना है, वर्णन की बहुत एक्सप्लेन करके बताओ ये होता है वो होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसका नाम बताना है। ठीक है, मतलब चित्र बनाना, चित्र बना के नाम लिख देना है। फिर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ऊँट की संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है, सिद्ध की। जैसे ऊँट जो होता है वो रेगिस्तान के, या कह सकते हैं जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान का उसको जहाज़ कहा जाता है। तो उसके अंदर वो जो अपडेशन होता है वो उसके बारे में लिखना है। फिर है अवतल दर्पण और प्रतिबिंब बनने के नियम लिखो। तो एक ही नियम होता है, अपवर्तन का नियम। फिर यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण बताओ। जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो क्या है और उनका कैसे प्रयोग हो, आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो बताना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली जो हानियाँ हैं वो बतानी है। और यकृत के लाभ यानी कि लीवर के काम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे आप एक बात देखो कि आपका ये पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा था, ये भी बायो का क्वेश्चन है। ये बायो का, ये बायो का, ये बायो का, आपका ये बायो का, ये बायो का है, ये आपका बायो का है। आपका सिर्फ एक क्वेश्चन है जो फिजिक्स का आया हुआ है। तो आप ये बात ध्यान रखिए हमेशा से कि मुख्यतः हमने देखा है कि बायो के प्रश्न आपको साइंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एकदम तो नहीं श्योर कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें चेंज होके आ जाएँ, क्योंकि हम जो सोच जाते हैं उसका उल्टा ही हर बार हो जाता है। लेकिन मेनली बायो ही आ रहा है, तो एक उम्मीद है कि बायो ही आएगा ज़्यादा करके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके आंसर्स को। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है या ये क्लास नहीं समझ में आ रही तो एक बार 2 बार और देख लीजिए। तो वैसे भी बहुत समय मैं आपका नहीं लूँगी, मैं घंटे घंटे नहीं कर पाऊँगी। लाइव क्लास आऊँ, ढेर सारा मिनट आपका लूँ, तो ये नहीं करना है मुझे। आपको मुझे कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने वाली चीज़ें बतानी है। आगे बढ़िए, चलिए 12 देखिए। 12 के बारे में है कि पेट्रोल को, कोयला को क्यों कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। तो कह सकते हैं कि कोयला एवं पेट्रोल का निर्माण पृथ्वी के नीचे लाखों वर्षों में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसमें गए कुछ डाले और बन गया, ऐसा नहीं है। उनको बनने में बहुत समय लगता है, बहुत साल लगते हैं। अतः ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है। ये ऊर्जा का, एनर्जी का अनवीकरणीय स्रोतों में से एक होता है। ये तीनों पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होते हैं, इन्हें ईंधन कहा जाता है। इसीलिए हम इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि हमें ये गॉड गिफ्टेड है, नेचर के थ्रू प्राप्त होता है, ये नॉन रिन्यूएबल होता है। हम इनको बार बार ऐसे नहीं मतलब काम करें फिर दोबारा से बना लें, ऐसा नहीं कर सकते। और इनको बनने में बहुत साल लगता है। ये धरती के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 13 ने आपसे कहा था कि जो उत्सर्जन की क्रिया होती है उसका चित्र बनाना, उसका नाम बताना है। तो मैं एक चित्र लेकर आई हूँ, जिसको छोटा करती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर दिखाई। देखिए आप यहाँ पर, तो ये पूरा चित्र है। ये पेल्विस, ये पच्च महाशिरा है, ये आपका अधिविक्क है, ये आपकी विक्क की धमनी है, ये आपका विक्क का सिरा है, ये आपका विक्क है यानी किडनी है, ये वल्कुट है, ये मेडुला मध्यांश का भाग होता है। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी है, ये पृष्ठ महाधर्मन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मूत्राशय, ये मूत्र का मार्ग है। तो ये एक्सक्रीशन सिस्टम का पूरा चित्र है। और आप देख सकते हैं कि 2020 में काफ़ी टफ चीज़ आपको बनाने के लिए आई हुई थी, तो वह आपको प्रिपरेशन करनी होगी इस तरीके से बहुत सारे चित्रों की। मैं आपको ये टेलीग्राम पर ढेर सारा भेज भी दूंगी, और आपको शॉर्ट वीडियोस में भी आपके चित्र से संबंधित चीज़ों को मैं आप दे दूंगी, तो जहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं नई चीज़ों को। तो ये आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो देखते हैं क्या है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था ऊँट से संबंधित, अनुकूलन वगैरह वहाँ पर कैसे हो जाता है, क्या चीज़ है। तो आप लिख सकते हैं
कि ऊँट के पैर चौड़े होते हैं, इसलिए वे रेत पर अधिक आसानी से चल सकते हैं। ऊँट का पैर जो होता है काफ़ी बड़ा बड़ा छाप होता है, तो आसानी से वो चल पाता है और उनके विशाल पैर उन्हें बिना डूबे रेत पर चलने में हेल्प करते हैं। रात को नाक के अंदर जाने से रोकने के लिए ऊँट के नथुने हमेशा बंद रहते हैं और ऊँट की लंबी लंबी टांगें होती है, मजबूत और चपटी होती है, जो ऊँट को बिना डूबे रेत पर चलने में मदद करते हैं। तो ये उस तरीके से अनुकूलन उसके अंदर हो जाता है। ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके रख भी रहता है ताकि इनका पानी एक हफ्ते से ज़्यादा समय तक चलता है और ये वहाँ पर आराम से चलने के लिए, सर्वाइव करने के लिए काफ़ी होते हैं। कितनी भी धूल उड़े, कुछ भी उड़े, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो यहाँ पर ये वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। आगे बढ़िए। 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्राकृतिक संपदा वगैरह के बारे में बताना है। प्राकृतिक संपदा क्या होती है, कैसे आप उसका संरक्षण कर सकते हो। तो 2 नंबर का प्रश्न आप लिख सकते हैं कि जो संपदा प्रकृति के रूप में प्रकृति से हमें प्राप्त होती है उसको हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, पौधे आदि। क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल उसके उपयोग और उपलब्धता के लिए ही नहीं करना चाहिए, विश्व की गुणवत्ता को भी बनाए रखने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए इस ऐसे अनमोल खजाने को हमको हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि इससे नहीं होगा तो बीमारियाँ बढ़ी। कोविड आया था, अचानक ये चीज़ें हुई, कितने सारे लाखों लोगों की मौत हुई, बहुत कुछ हुआ, करोड़ों लोग मरे। तो आपने क्या देखा कि आपदाएं बढ़ी थी। देखिए जिस साल कोविड था उस साल बारिश अपने टाइम पर हुई थी, और कोविड जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश अभी भी नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए, जून चल रहा है। तो ये चीज़ें क्या हैं, आपको रिसोर्सेज को कंट्रोल करके यूज़ करना होगा। मिला है तो ये नहीं कि लाओ यूज़, हमारी आगे की जनरेशन की चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं। बहुत परेशानी की क्लासेस मुझे करनी पड़ रही हैं, इसी में आपका एग्जाम भी आ गया है, लेकिन कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट को और जोर जोर से बोलने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन आपको पूछा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है नुकसान जो है वो क्या है। तो आप समय की बर्बादी, पहला टाइम बहुत बर्बाद होता है। ठीक है, आधुनिक तकनीकी ने जहां कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी आदि से उपकरण प्रदान कर दिए हैं, हमारा बहुत समय, हमारा बहुत काम तो होता है, लेकिन इनका हम इंसान ज़रूरत इतना आदी हो जाता है कि इंटरटेनमेंट में दिमाग लगाता है और समय बर्बाद। हम लोग रील्स देखने में बहुत टाइम लगा देते हैं। ठीक है, तो रील्स में बहुत समय जाता है। दूसरा है प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है। एक दिक्कत तो समय की बर्बादी थी ही, प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता है। टेक्नोलॉजी के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला तो है, लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो उनसे गैस निकलती है वो बहुत दिक्कत करती है। छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, सारा दिन आंखों में रेज जाती है, इनसे निकलने वाली रेज हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। तो ये हमें बहुत अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद एक और मैंने लिया है, ग्लोबल वार्मिंग में ग्रोथ हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से जितने भी बनाए गए संसाधन है या जो भी चीज़ें हैं, वाहन है, फैक्ट्रियाँ निकल रहे हैं, जो जहरीले धुएँ निकल रहे हैं वो एनवायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं और धरती पर तापमान बढ़ रहा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ रही है, जैसे बहुत सारे क्षय रोग और कैंसर की बीमारियाँ सामान्यतः लोगों को देखने को मिल रही है। आगे बढ़िए। 18वां क्वेश्चन आज का है, लीवर का आपको काम पूछा गया था। लीवर क्या है। तो लीवर शरीर का एक अंग है, पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो केवल केशरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न उपापचय, ये उपापचय है, ठीक है, के कार्यों को डिटॉक्सिफाई करना है, प्रोटीन को संश्लेषण करना है, पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाता है, पाचन के लिए केमिकल एंजाइम्स वगैरह को फॉर्म करता है और बॉडी को डिटॉक्स करने का काम बहुत अच्छे से ये करता है। तो इस तरीके से आप काम लिख सकते हैं। आपको हार्ट का काम पूछ सकता है, आपको और जो ऑर्गन्स हैं उनके छोटे छोटे काम या उनसे संबंधित चित्र बनाने को आपको आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास मैं करूँगी अब ओवर। आपकी और भी क्लासेस होंगी, आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहिए ताकि आपको कई सारी क्लासेस मिले। कल आपकी एक ही क्लास हो पाई थी, लेकिन आज आपको 2-3 क्लासेस का पूरा शेड्यूल मैंने शेड्यूल किया कि आपको क्लासेस दूंगी, लेकिन आपको टाइम पर आके पढ़ना होगा। आपका सपोर्ट मुझे दिखेगा तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होगी, चीज़ें हो जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, बहुत सारी बातें करेंगे, नया कुछ टॉपिक देखेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप।